गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के बीच जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, उसको डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में बेसिकली इसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, जो ऑनगोइंग का अपकमिंग मेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चीज़ डिस्कस किया गया है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कौन कौन से आर्टिकल में बात किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज। किन के लिए? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए। और यहाँ पर कास्ट नहीं इस्तेमाल होता है, क्लासेस इस्तेमाल हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 15(6) क्लॉज 6 एंड क्लॉज 16 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ है। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। आपको ये भी यहाँ बताते चल कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और 59% रिजर्वेशन ऑलरेडी EWS आने के पहले था, जिसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी उसको ऑलरेडी शेड्यूल 9 में डाला गया था, जिससे कि इम्प्यूनिटी मिली रहती है कि बार बार कोई इंसान उस पर लीगल चैलेंज ना कर पाए। आगे हम लोग मूव करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A एंड क्लॉज 4B रिजर्वेशन इन द पोस्ट एंड सर्विस के लिए है। आर्टिकल 46 जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत आपने सुना होगा EWS का रिजर्वेशन जो है वो मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिनके पास लो इकोनॉमी रहता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है, जैसे आपने सुना होगा नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें। नाउ आर्टिकल 243D, ये रिजर्वेशन किस में मिलता है? तो SC ST को पंचायत्स में। ये बात याद रखिएगा। और कहीं कहीं पर OBC को एज पर द विश ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर रिप्रेजेंटेशन उचित नहीं होता है तो भी मिलता है। नाउ लेकिन ये वो कंपलसरी नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। आर्टिकल 330 इसमें रिजर्वेशन है SC STs को। कहाँ पर? पावर, मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जो लोकसभा है वहाँ पर, हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन कहाँ पर है? विधानसभा के अंदर, डैट मीन्स इन स्टेट। तो याद रखिएगा कि इसमें रिजर्वेशन के ऑलमोस्ट कितने दिखाए गए आपको आर्टिकल। आर्टिकल 15(4) वो एक हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज 16 का सब क्लॉज 6 2। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, 16 का 4A 4B 3, 46 4, 243D पंचायती राज में 5, उसके बाद 330 एंड 332 दो 7 काइंड ऑफ रिजर्वेशंस अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। एक और रिजर्वेशन जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 के तहत पे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड विधानसभा के लिए। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं जजमेंट्स, इस चीज़ के रिलेटेड जजमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये जजमेंट्स रहा जिसमें डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ सॉइल would be unconstitutional but did not expressly rule on it। ये किस चीज़ का है? जो आजकल जो लोकल सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के वहाँ पर बर्थ लिए पार्टिकुलर एरिया में, जिस तरीके से अभी झारखंड हरियाणा ने किया था, आपने सुना होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। इंदिरा स्वाने एंड
यूनियन ऑफ इंडिया 1992 जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है, वो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 शुड इन नो केस एक्सीड 15%। लेकिन इसका आप देखेंगे तो और ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक्सक्लूशन ऑफ क्रीमी लेयर्स फ्रॉम ओबीसी। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और EWS बाद में आया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर में ही बता दिया कि उसको शेड्यूल 9 के अंदर जोड़ा जा रखा है, जिसकी वजह से उसको ऊपर बार बार लीगल चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ क्योंकि जो शेड्यूल 9 है उसमें ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ओनली इंटरफेयर कर सकती है जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन है, तब ऐसे मतलब कि कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, 3 conditions for reservation in promotion. A state must show quantifiable data on backwardness of SCs and ST, facts about their inadequate representation in public employment, reservation are in interest of administrative efficiency. दूसरा 2015 का जो केस है, राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड नीड फॉर नॉन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आइडेंटिफिकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 2018 में जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, reservation in promotion does not require a state to collect quantifiable data on backwardness of SC and STs। ये SC and ST के विषय में ये चीज़ कहा गया था कि रिजर्वेशन के लिए स्टेट को कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट लेवल पर कि वो क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करे या उस पर सर्च करे। अब जो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपहेल 103 थर्ड, डैट मीन्स 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत EWS का रिजर्वेशन मिला। एंड क्राइटेरिया क्या रखा गया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा कि नॉन OBC एंड नॉन STs के भी इसमें मतलब कि जोड़ा गया है। डैट मीन्स OBC एंड SC इसमें नहीं इंटर कर सकते हैं। तो ये रहा रिजर्वेशन का। आगे हम लोग मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 5 जो है ऑलरेडी वो चर्चा करता है द कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। आर्टिकल 6 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया के तरफ माइग्रेट किए थे। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान के थे उनके बारे में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस है उसको आर्टिकल 7 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 8 में राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आप ये बात को समझ गए होंगे। उसके बाद आर्टिकल 9 है पर्सन्स वॉलेंट्रीली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, कि जो नागरिक वॉलेंटियरली जो है दूसरे स्टेट फॉरेन स्टेट का अगर नागरिकता लेते हैं तो उनका भारत की नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगी, नॉट टू बी सिटीजन। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि जो सिटीजनशिप है उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए। आर्टिकल 11 में है जो प्रोविजंस पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ, सिटीजनशिप के लॉज को कौन रेगुलेट करेगा, तो पार्लियामेंट, याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे किसके, सिटीजनशिप से। नाउ हेट स्पीच, आप लोग आजकल ये बहुत सुने होंगे हेट स्पीच के बारे में, क्योंकि ये एक न्यू नॉर्म हो गया है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली दीज आर बीइंग यूज्ड। ये किस कौन कौन से आर्टिकल में इस चीज़ का चर्चा किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हेट स्पीच कर्टेल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर
इंसाइटमेंट्स टू ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, समझ गए होंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 2। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 353 क्लॉज 2 में फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हैट्रेड और इल विल बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स शैल बी punished with imprisonment extended up to 3 years with fine or both। ये किस में है? भारतीय न्याय संहिता में। आरपीए में भी इस चीज़ का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 है उसमें डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट कन्विक्टेड फॉर इलेजिटिमेट यूज ऑफ स्पीच। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955 में भी सेक्शन 7 में इसकी चर्चा है, पेनलाइजिंग द इंसाइटमेंट टू अनटचेबिलिटी। ये हेट स्पीच के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स है उसकी चर्चा किया गया है। नाउ इससे रिलेटेड जो जजमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? तो प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 कोर्ट रिकॉग्नाइजेज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड रेफर द मैटर टू लॉ कमीशन फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशन। इस जो केस में जजमेंट के रूप में ये चीज़ दिया गया था। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी imposed only if it incites violence or lead to public disorder। पब्लिक डिसऑर्डर और जो वायलेंस है उनको मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल 19(2) के तहत जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के तहत एक चीज़ पर आपको ये समझ सकते हैं लिमिटेशन लगाया गया कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। अमिश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 उसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट्स द नीड टू बैलेंस अ कंपेटिंग इंटरेस्ट ऑफ फ्री ऑफ स्पीच एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हेट एंड कम्युनल डिसहार्मनी। तो आप समझ गए होंगे कम्युनल डिसहार्मनी को भी रोकने के लिए और हेट को स्प्रेड होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कौन से केस में कहा था? अमिश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2020 में। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 142। इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट था वो शेयर कर दिया हूँ, जो केस स्टडी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बनवारी देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये 2002 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड विशाखा गाइडलाइंस। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में, टू एड्रेस द वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट इवेंचुअली रिजल्टिंग इन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। ये किस जो प्रिवेंशन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट था और 2013 का बेस कौन सा बना? विशाखा गाइडलाइंस। बनवारी देवी कहाँ की थी? राजस्थान की थी, जो लोकल लेवल पर वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर काम कर रही थी और जो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट इनके साथ हुआ था उसके बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020 सुप्रीम कोर्ट addressed conflicting judgments on doubters' corporency rights under हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये किस चीज़ में है? तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के तहत कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया गया डॉक्टर्स कॉन्स्पिरेंसी राइट में, उसके ऊपर चर्चा किया गया है। नाउ द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया 2020 का ये भी है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। ये किस चीज़ के ऊपर है? तो जो इंडियन आर्मी में हार्डली 14 ईयर्स के टर्म के लिए वुमेंस को रखा जाता था, उस पे परमानेंट कमीशन के लिए पहले इन लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था OTA के थ्रू, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू। रिसेंटली उसको परमानेंट कमीशन के तहत ला दिया गया है। तो ये केस उससे रिलेटेड है। डैट मीन्स जो वुमेन एम्पावरमेंट का है उससे रिलेटेड ये जजमेंट्स है। इंदिरा सोयानी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया है 1992 कैप्ड 50% लिमिट ऑफ रिजर्वेशन एंड इंटरेस्ट एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ये जो 50% वाला रिजर्वेशन है उसमें अगर वुमेन को रिजर्वेशन देना है, इफ़ देयर कंडीशंस इज़ नॉट सो गुड, तो आप कैप को हटा सकते हैं।
क्रीमी लेयर के अंदाजे में। आगे हम लोग मूव करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक इसमें चर्चा किया गया है, तो आपको आर्टिकल 44 में स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। यूसीसी उत्तराखंड, गोवा में ऑलरेडी है, उत्तराखंड ने इस लागू किया है। अभी इसका जो केस है साहबानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था यूसीसी के संदर्भ में। उसके बाद पॉल कॉन्टिनो वर्सेस मारिया लुइंजा वैलेंटिना पेरिएरा के केस में इसको चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट्स द नीड ऑफ यूनिफॉर्म लॉज फॉर कंसिस्टेंसी। लॉ कमीशन, नो यूसीसी नीडेड नाउ अमेंड्स एग्जिस्टिंग लॉज। जो 2008 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसने क्लियर कट ये मेंशन किया था कि अभी जो है ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द 9th शेड्यूल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था अभी कि 9th शेड्यूल में द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड आर्टिकल 31B। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? तो आपको 1951 वाले में न्यू आर्टिकल कौन सी जोड़ी गई थी? आर्टिकल 31B। द आर्टिकल 31B स्टेट्स दैट none of the acts regulations mentioned in 9th schedule shall be considered to be void on the ground that they are inconsistent with any rights। अब जो आगे हम लोग इसमें देखते हैं जो जजमेंट्स है वो क्या क्या दे रखा है 9th शेड्यूल से रिलेटेड। जो जजमेंट्स है वो है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बिफोर 24 अप्रैल 1973 इज वैलिड एज पर केशवानंद भारती जजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। आयर सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, Constitution bench ruled that 9th schedule cannot be challenged for violating fundamental rights but can be challenged violating the basic structure of the constitution। तो जो ये आयर सेलो वाला जो केस था उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन किया गया है, यही चीज़ इसमें भी आया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो 9th शेड्यूल में चीज़ें पड़ जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन उस पर दखलंदाजी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उस पर दखलंदाजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर सकता है अगर कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है, ये बात को याद रखिएगा। और जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो साउथ इंडिया के रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ है जो कि ऑलरेडी 50% बेंचमार्क्स को एवव गया हुआ है उसको कुछ नहीं कर पाता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। यही चीज़ आपको ये मिलेगा कि 1950s के दौर में जो लैंड रिफॉर्म बिल आया था कुछ स्टेट्स में उनको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे कि लैंड रिफॉर्म बिल सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इस बात को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं डिलिमिटेशन के बारे में। आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट इनैक्ट द डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंसस आफ्टर एवरी सेंसस विच एस्टेब्लिश द डिलिमिटेशन कमीशन। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 82 के अंदर। कब होता है? आफ्टर एवरी सेंसस, मतलब 10 साल के बाद। आर्टिकल 170 क्या कह रहा है? स्टेट्स गेट्स डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हम लोग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो 7th शेड्यूल में, जहाँ पर आप देखते हैं कि लिस्ट्स में जो एरिया ऑफ वर्क है वो डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और फिर आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज का बात करता है, वो भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को शो करता है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल टू डिस्कस कॉमन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड सेंटर, ये भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को शो करता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं तो फिस्कल फेडरलिज्म है, उसको भी देख लेते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म बेसिकली कहाँ कहाँ पर है, तो 7th शेड्यूल में आपको टैक्स बेस्ड डेलिनेटेड यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, कौन से आर्टिकल में, 246 में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की चर्चा होता है, कौन कौन से आर्टिकल में, 269, 269A, 270। क्या है 269, तो टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर असाइन टू स्टेट्स, जीएसटी, इंटर स्टेट ट्रेड, 269A में रखा गया है इसको। 270 में टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज पर फाइनेंस कमीशन। 275 फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड चार्ज टू रेवेन्यू ऑफ इंडिया। तो ये हो गया बोरोविंग। बोरोविंग का चर्चा किस किस में किया गया है, आर्टिकल 292 और 293। यूनियन कैन बोरो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, स्टेट कैन बोरो डोमेस्टिकली। और आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड टू एडजुडिकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये आपको फिस्कल फेडरलिज्म है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी जो न्यूज़ है वो पॉलिटी के कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल न्यूज़ में रहे हैं, और मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब डिटेल्ड फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं ये इसलिए लाया ताकि आपको ये बिहार के अपकमिंग प्रीलिम्स में समझ में आए। ये 2 पार्ट में रहेगा, एक और पार्ट इसका आएगा, पार्ट 1 है ये। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विजडम ट्री। आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री।